मेरे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा पहला सबक दस्तूर की पेशरफ्त इसी का अगला पार्ट देखेंगे। कल हमने देखा था कि हमारा मुल्क नहायत वसी व अरीज़ है। इतने बड़े मुल्क में जमहूरियत को कायम रखने के लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं या कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट देख लिया था जमहूरियत। जमहूरियत में भी हमने सियासी पुख्तगी देख ली थी, वोट देने का हक़ देखा था, जमहूरी लामरकज़ियत देखी थी और हक़े मालूमात देख लिया था। यहाँ तक कि हमारे पहले पॉइंट के 4 पॉइंट्स भी हो चुके थे। अब उसके बाद है समाजी इंसाफ और मसावत। जिस तरह से मुल्क में इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए जमहूरियत को वसी करना ज़रूरी है, और जमहूरियत की वुसअत कब होगी? जब सियासी पुख्तगी आएगी, जब वोट देने का हक़ मिलेगा, जब जमहूरी लामरकज़ियत होगी या हक़े मालूमात लोगों को पहुँचेगा, तभी जमहूरियत की नशोनुमा हो सकती है। वैसे ही समाजी इंसाफ और मसावत। चलो अब हम इसको पढ़ेंगे। समाजी इंसाफ और मसावत हमारे दस्तूर का मकसद है। हमारा दस्तूर ही यही कहता है कि समाज में रहने वाले हर शख्स को बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिल रहा है मतलब मसावत हो रही है, मतलब बराबर का दर्जा हासिल है। मसावत और इंसाफ दोनों भी लाजिम व मलजूम है। अगर अदम मसावत है मतलब नाइंसाफ़ी है, मसावत है मतलब इंसाफ है। तो समाज में रहने वाला हर शख्स उसे इस बात का यकीन हो जाए कि उसके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, उसे समाज में वही दर्जा दिया जा रहा है जो दीगर लोगों को दिया जा रहा है। इन दो इक़दार पर मुबनी नया समाज तामीर करना हमारा मतमए नज़र है। तो हमारे मुल्क का दस्तूर इस बात के लिए कोशा है, इस बात की कोशिश करता है, और इसीलिए हमारे मुल्क के दस्तूर ने ये उसूल तैयार किया है कि हर शख्स को समाजी इंसाफ और मसावत हासिल हो, ताकि समाज में रहने वाला हर शख्स अपने आप को महफूज महसूस करे और एक नए समाज की तामीर हो। दस्तूर ने इसके हुसूल का रास्ता भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है, और हम इसी सिमत में आगे बढ़े हैं। अब समाजी इंसाफ और मसावत किस तरह से हासिल हो, इसके लिए हमारे दस्तूर ने रास्ता बताया है कि किस तरह से हम समाजी इंसाफ और मसावत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है उनको ख़त्म करना, और उस पर जोर देना कि फ़र्द की हैसियत से सबका दर्जा मसावी। अब समाजी इंसाफ यानी क्या कि अगर कोई गरीब है और वो मुजरिम नहीं है, यानी उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन उसका जो उसके साथ जो दूसरा शख्स है, मतलब जो अपोजिट पार्टी है, वो अगर अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता है और भले ही वो मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन उसे मुजरिम करार न देते हुए इस गरीब शख्स को मुजरिम करार देना, इसके ऊपर जुर्म आयद करना, इसको मुजरिम बनाना, इसको सज़ा देना, तो ये क्या हो गया? समाजी नाइंसाफ़ी हो गई। तो इस तरह की समाजी इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में हर शख्स को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वो शख्स कोई भी ज़ात का हो, मज़हब का हो, ज़ुबान का हो, जिन्स का मतलब होता है या वो मर्द हो या औरत हो, जाए पैदाइश वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, नस्ल उसकी कोई भी हो, कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, दौलतमंद हो या गरीब हो, इन तमाम की बुनियाद पर आला और अदना में तफरीक ना करना, यानी फ़र्क ना करना, और तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करना इंसाफ और मसावत का मकसद है। इंसाफ और मसावत का मतलब ही यही है कि मुल्क में रहने वाला या समाज में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो कोई भी मज़हब, कोई भी ज़ात, कोई भी जिन्स, कोई भी ज़ुबान, कोई भी नस्ल, कोई भी फ़िरक़े का हो, उसके साथ बराबर का सलूक किया जाए, उसे भी तरक्की के वो तमाम मौक़े फराहम किए जाएँ जो दीगर लोगों को फराहम किए जा रहे हैं। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए समाज की तमाम सतहों पर कोशिश करने की ज़रूरत है। अलबत्ता हुकूमत की पॉलिसियों और दीगर कोशिशों को खुसूसी अहमियत हासिल है। और समाजी इंसाफ और मसावत कब कायम किया जा सकता है? जब हर सतह पर, चाहे वो सतह समाजी तौर पर हो, चाहे वो सतह रियासती सतह पर हो, या फिर वो मुल्की सतह पर हो। इसके अलावा चाहे वो कोई बहुत ही मामूली सी बात से शुरू हुई बात हो, या फिर कहीं पर नौकरी वाली बात हो, कहीं पर एजुकेशन की बात हो, कहीं पर तिजारत की बात हो, कहीं पर इसी तरह से
मतलब हर एक मोड़ पर या हर एक सतह पर बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो समाज की हर सतह पर हर शख्स को बराबर का दर्जा मिलना यानी मसावियत रखना और इंसाफ देना है। अलबत्ता हुकूमत की पॉलिसियों दीगर कोशिशों को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसके अलावा क्या बताया गया कि हुकूमत की पॉलिसियाँ या दीगर कोशिशें भी ऐसी होनी चाहिए जो कि मसावियत और इंसाफ पर मुबनी हो, मतलब मुनसिफाना रवैया होना ज़रूरी है। जमहूरियत में सब लोगों की शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात को बुनियादी धारे में लाना होगा। समाज में जब हर तबका हुकूमत में शामिल होगा या हर चीज़ में शामिल होगा, हर एक की कहीं ना कहीं शमूलियत होगी, तभी जमहूरियत परवान चढ़ेगी। दरअसल जमहूरियत तमाम समाजी तबकात को समो लेने का अमल है। सबको अपने अंदर समो लेने वाली जमहूरियत की वजह से समाज में तसादुम कम हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस नज़रिए से हमारे मुल्क में कौन सी कोशिशें की गई हैं। अब क्या बताया गया है कि हमारा मुल्क वसी व अरीज़ होने की वजह से हमारे मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग फ़िरके, ज़ुबानें, इलाके, जिन्स, हर चीज़ में तफ़रक़ा है और हर एक को बराबर हर एक को बराबर का इंसाफ मिले, हर एक के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, उसके लिए हर एक को मसावी दर्जा हासिल हो, चाहे वो कोई भी बुनियाद पर हो, चाहे वो एजुकेशन की बुनियाद पर हो, चाहे वो जॉब करने की बुनियाद पर हो, चाहे वो समाज में एक छोटे से घर में रहने की बात हो, चाहे वो सियासत की बात हो, चाहे माशी बात हो। मतलब ये कि हर एक को बराबर का दर्जा मिलना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर वो कम दर्जे का है या उसका तबका जो है वो अदना तबके का है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, जबकि वो उस चीज़ के लिए जो भी चीज़ है उसके लिए वो पूरा उस पर उतरता है, यानी वो इतना उसके अंदर म्यार है, उसमें इतनी एबिलिटी है, लेकिन क्योंकि वो नीचे दर्जे से ताल्लुक़ रखता है या गरीब है या दीगर नस्ल का है या दीगर फ़िरके का है या दीगर इलाके का है, तो उसे वो चीज़ हासिल ना कराई जाए, तो ये क्या हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो समाज में इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर शख्स एक जैसा दर्जा रखता है, सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। अब ये हो गया समाजी सतह पर, लेकिन हमारा मुल्क ऐसी कौन सी कोशिशें करता है या हुकूमत ऐसी कौन सी कोशिशें करती है जिससे कि समाज में मसावियत और मुनसिफाना रवैया दिखाई दे। पहला दिया हुआ है नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी। नशिस्तों का मतलब होता है सीट्स। इंसानों का जो ग्रोह यह समाजी तबका तालीम और रोज़गार के मौक़े से तवील अरसे से महरूम है, उनके लिए नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी अख्तियार की गई। इस पॉलिसी के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त जमातों यानी कबाइल के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती हैं। इसी तरह दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी महफूज नशिस्तों का इंतज़ाम किया गया है। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ी जाति या ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पसमानदा है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनकी किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तब ये जो उसूल था ये कब बना था, आज़ादी के वक्त बना था, क्योंकि जब हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का राज था उस वक्त जो दलित तबके के लोग थे उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। इससे पहले भी हमने देखा है, जो हरिजन तबके के लोग थे, है ना, तो उनको उनके साथ इतना ज़्यादा गैर मुनसिफाना रवैया रखा जाता था कि उनकी यहाँ तक कि सड़कें भी अलग हुआ करती थी, कुएँ अलग हुआ करते थे, उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। मतलब उनके साथ हर तरह का गैर इंसानी रवैया उनके साथ रखा जाता था। अब ऐसे तबके के लोग जब उनके साथ बिल्कुल मामूली सी बात के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो कहाँ से तालीम हासिल कर सकते थे, कहाँ से रोज़गार हासिल कर सकते थे। तो ये जो एक तबका था पर्टिकुलर, ये तबके ने काफ़ी अरसे तक तरक्की से ये लोग महरूम रहे। लेकिन जब हमारे मुल्क का दस्तूर बना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसे ही तबके के लिए, जिसमें वो ख़ुद भी शामिल थे, यानी दलित तबका जो कि इन तमाम सहूलतों से महरूम था, उनके लिए सियासत में, पढ़ाई में, तालीम में, ख़ासतौर से तालीम और सरकारी मुलाज़मतों में उनके लिए नशिस्तों को महफूज रखवाया, जिससे कि फिर वही तबका क्या हुआ, बाद में एजुकेशन जब उन्होंने हासिल की उसके बाद उनको एजुकेशन भी मिली, उसके बाद उनको सरकारी मुलाजिमतें भी मिली। अक्सर हम देखते हैं कि जब वैकेंसीज़ निकलती हैं, यानी जब पोस्ट खाली होती हैं और एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उस पर लिखा हुआ रहता है 1 पोस्ट फॉर SC यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, या कबाइल हो गए, या SC यानी दलित तबके के लोग, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो इन लोगों के लिए ख़ास तौर से नशिस्त जो है वो महफूज रखी गई।
इस वजह से, ताकि इनकी भी तरक्की हो सके। वैसे ही एजुकेशन में भी कि जहाँ पर के ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर सीट हासिल करनी होती है, वहीं इन लोगों को कम परसेंट पर ही 30, 35, 40 इतने परसेंट पर ही वो सीट हासिल हो जाती है। इसके अलावा फीस कंसेशन मिलता है, मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ इन लोगों को दी जाती हैं ताकि ये तालीम हासिल करें। और जो भी ये लोग फ़ीस भरते हैं, कई कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग फ़ीस भरते हैं, इनकी एजुकेशन जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन वगैरह जो होती है, तो उसमें जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें फ़ीस भी वापस मिल जाती है, मतलब मुफ्त में भी तालीम हासिल करते हैं। अब ये सब जो सहूलियत दी गई थी वो सिर्फ इस वजह से ताकि ये लोग काफ़ी लंबे अरसे से तरक्की से महरूम थे, और इसी वजह से इस तरह से एक उसके अंदर ये सहूलत रखी गई थी। अब इसमें बताया गया है कि जो तालीम है, तो तालीम के लिए 17% नशिस्त जो है महफूज रखी गई ताकि इन तबके के लोगों को भी तालीम याफ्ता बनाया जाए। समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त जमातों पर होने वाले मजालिम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून। अभी ऊपर तुमको बताया कि इनके ऊपर किस तरह से जुल्म होता था, है ना। वैसे ही आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दर्जे फहरिस्त ज़ातों या जमातों, यानी शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट या BJ NT, इस तरह से यानी कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। अगर ये कहीं पर ही, जैसे ये अगर छोटे छोटे सतह पर ये लोग तालीम हासिल करते हैं, छोटे देहातों में या छोटे शहरों में जब ये तालीम हासिल करते हैं, उसका जब ये बड़े शहरों में हाई एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह में इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इनके साथ नाइंसाफ़ी भी होती है। इस तरह के हालात भी कभी कभी पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है ताकि इनके ऊपर होने वाले जुल्म से ये महफूज रह सके। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नज़रिए से ये एक अहम कानून बनाया गया है। इस कानून की रूह से दर्जे फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के अफराद के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी करने पर पाबंदी आयद होने की वजह से जुल्म होने की सूरत में सज़ा भी मुकर्रर है। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो जो भी शख्स इनके ऊपर नाइंसाफ़ी करेगा या जुल्म करेगा वो मुजरिम भी करार दिया जा सकता है। अब हमने इसके 2 पॉइंट्स पढ़ लिए समाजी इंसाफ और मसावत में, कि किस तरह से समाजी इंसाफ और मसावत हासिल हो सकती है। पहला पॉइंट हमने देखा नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी, उसी का हमने दूसरा पॉइंट देखा दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल पर होने वाले मजालिम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून। दोनों भी पॉइंट्स तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। नंबर 3 पर दिया हुआ है अक़लियतों की बाबत पेशबंदी। अक़लियत का मतलब होता है माइनॉरिटी। अक्सरियत यानी मेजॉरिटी, यानी मुल्क के अंदर जिन लोगों की तादाद कम है, जिन ज़ात की या ऐसा मज़हब जिनकी तादाद कम है, या ऐसी ज़ुबान बोलने वाले लोग जिनकी तादाद कम है, ख़ास तौर से ऐसा मज़हब जिनको मानने वाले लोगों की तादाद कम है। हिंदुस्तानी दस्तूर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इंतज़ामात कर रखे हैं। अक़लियतों को तालीम और रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए हुकूमत ने कई स्कीमों पर अमल भी दरामद किया है। दस्तूर में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़ुबान और इलाक़ा वगैरह की बुनियाद पर तफ़रीक़ का मतलब होता है फ़र्क करने पर पाबंदी आयद की गई है। अक़लियतों के ताल्लुक़ से इस वसी बंदोबस्त के सबब उन्हें मसावत का हक़, आज़ादी का हक़, इस्तेहसाल की मुखालफत का हक़, इस्तेहसाल यानी जुल्म या ज़्यादती, और तहज़ीबी व तालीमी हुकूक हासिल हैं, जिनकी बिना पर अक़लियतों को बुनियादी नौइयत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। क्या बताया गया है कि मुल्क में अलग अलग मज़ाहिब के लोग होने की वजह से
ملک میں الگ الگ مذاہب کے لوگ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں ایسے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہندو دھرم کی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی ہے، اس کے بعد دیگر مذاہب کی ہے. لیکن اگر ہم پارسیوں کی بات کریں گے یا جینوں کی بات کریں گے تو ان لوگوں کی تعداد کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان لوگوں کو، ایسے لوگ جو کہ اقلیت میں ہیں، جو کہ کم تعداد میں ہیں، ان کو بھی تعلیم اور روزگار کے برابر کے مواقع مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی برابر کے مواقع مہیا کرائے جائیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہ ہو، انہیں بھی تعلیم کا وہی سب سہولیات ملے جو دیگر لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں، انہیں بھی روزگار کے بھی مواقع حاصل ہوں، جس سے کہ ان کے اندر بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے یا انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی کے ساتھ اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق ملتا ہے، آزادی کا حق ہے، استحصال کی مخالفت کا حق ہے اور تہذیبی و تعلیمی حقوق بھی انہیں حاصل ہیں. ان کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہے. اس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی ہے. نمبر 4 پر دیا ہوا ہے خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی. خواتین، لیڈیز. اب عورتوں کی بھی خاص اہمیت ہے سماج میں. آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا. آزادی کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آزادی سے پہلے صرف مردوں کو ووٹ دینے کا حق تھا، لیکن آزادی کے بعد مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا گیا اور انہیں بھی بااختیار بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں. خواتین کی ناخواندگی جاہلیت دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قوانین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئیں. اب کیا بتایا گیا ہے کہ خواتین کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں، سماج میں بھی اسے برابر کا درجہ دیا جائے اور ملک میں بھی اسے برابر کا درجہ دیا جائے. اگر کہیں پر خواتین کی ناخواندگی بہت زیادہ ہے تو ناخواندگی کو ختم کر کے الگ الگ پالیسیاں تیار کی گئیں جس سے کہ خواتین کو بھی تعلیم یافتہ بنایا جائے، انہیں بھی ترقی کے بھرپور مواقع میسر کرائے گئے، انہیں بھی روزگار کے مواقع میسر کرائے گئے، تاکہ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خواتین کے جو بھی مسائل تھے ان مسائل کو چن کر یا ان کی شناخت کر کے اس کے اوپر پالیسیاں بھی مرتب کی گئیں. جیسے یہاں دیا ہوا ہے کہ باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، باپ کی جائیداد میں بھی اور شوہر کی جائیداد میں بھی. جہیز مخالف قانون، لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی تو انہیں جہیز دینا ہوتا تھا. جہیز نہ دینے کی وجہ سے اکثر و بیشتر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا یا انہیں واپس گھر بھیج دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اس کے خلاف بھی قانون بنایا گیا. جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، اگر کسی لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی ہوتی ہے، وہ اگر عدم تحفظ محسوس کر رہی ہے، وہ کہیں اگر وہ کوئی آفس میں کام کرتی ہے، کہیں باہر جاتی ہے یا کسی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے اور اس کو اگر وہاں کے کسی شخص سے اگر اسے ڈر ہے یا اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے، کیسی ناانصافی؟ جنسی استحصال، یعنی اس کے ساتھ اگر کسی طرح کا غلط کام ہو رہا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے، اسے کورٹ میں بھی وہ لے جا سکتی ہے. اس لیے ایسا قانون بھی تیار کیا گیا ہے تاکہ خواتین بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں. گھریلو تشدد مخالف قانون، اکثر گھروں میں مردوں کا عادت ہوتی ہے کہ لڑائی کے دوران عورتوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہے نا، انہیں دھکے دیتے ہیں، گھر سے بھگا دیتے ہیں. تو اس طرح کا گھریلو تشدد اگر ہو تو اس کے خلاف بھی قانون بنایا گیا ہے تاکہ خواتین کی آزادی برقرار رہے اور انہیں ترقی کے سازگار ماحول فراہم کیا جائے. ہم اسی جگہ پر بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا بہترین طریقے سے ہماری ترقی ہو سکتی ہے یا ہم جہاں پر کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. جہاں پر بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے وہیں پر ہی ہماری ہم پہلو ترقی ہوتی ہے نا. خاص طور سے خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہر لڑکی کو یا ہر خاتون کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا غیر مساویت والا سلوک نہیں رکھا جا رہا ہے، تو خود بخود اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، اس کے اندر خود بخود جو ہے خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ ترقی کے تمام راستوں کو طے کرتے ہوئے آگے کی سمت بڑھے گی. تو ملک میں حکومت نے اسی طرح سے جو ہمارا قانون ہے وہ قانون اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی باقاعدگی سے ترقی ہو.